गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों से असहयोग आंदोलन के कारणों पर बात करूंगी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में समय समय पर अनेक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ था और इनमें से अधिकांश एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए भी इसी उद्देश्य से चले कि विदेशी शासन अपना रवैया बदले और भारतीयों को शासन में अधिकाधिक उत्तरदायित्व सौंपे और आखिर में भारत को मुक्त कर दे। असहयोग आंदोलन उस अभूतपूर्व अहिंसात्मक स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला थी जो कि 1947 में सफल हुआ था। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष यानी 1920 भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उसके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अंग्रेजी हुकूमत सिवाय दमन के उसे और कुछ न देगी। 1920 में गांधी जी ने भारतीयों के सम्मुख ब्रिटिश सरकार के अन्याय के विरुद्ध असहयोग कार्यक्रम प्रतिपादित किया और साथ ही असहयोग आंदोलन का संचालन भी किया। यदि हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो हमें बहुत सारे कारण नज़र आएंगे जिनके कारण गांधी जी इस आंदोलन को आरंभ करने के लिए विवश हुए। सबसे पहले हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की। अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में जीत के पश्चात भारतीयों को स्वशासन देने का वचन दिया था। अगस्त 1917 की घोषणा में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की नीति है कि भारतीयों को धीरे धीरे प्रशासन के प्रत्येक विभाग में उत्तरोत्तर अधिक संख्या में शामिल करना, स्वशासन संबंधी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना, ताकि भारत में ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। इतिहास में यह मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा के बाद मॉन्टेग्यू खुद भारत आए। जून 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रस्तावित सुधार 1919 के आखिर में पास किए गए और 1920 में लागू किए गए। यही सुधार भारत में द्वैध शासन शुरू करने वाले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट पर बुलाए गए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अधिकांश कांग्रेसियों ने सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाप्रद कहकर अस्वीकृत कर दिया था, परंतु कुछ उदारवादी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में सुधार योजना से संतुष्ट थे। बनर्जी और उनके गुट के अन्य सदस्य कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इन सुधारों के अस्वीकार करने के पक्ष में जो लोग थे उनका नेतृत्व चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीयों ने इस सुधार योजना को अनुदार और अपमानजनक माना क्योंकि इसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की, भारत सरकार पर गृह सरकार का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा और स्थानीय स्वशासन को भी बढ़ावा नहीं मिला। इससे विशेषकर शिक्षित वर्ग में काफ़ी असंतोष उत्पन्न हुआ। यदि हम असहयोग आंदोलन के दूसरे प्रमुख कारण की बात करें तो वो था रॉलेट एक्ट। 7 नवंबर 1917 को रूस में समाजवादी क्रांति हुई और उसके एक महीने के अंदर अंदर ब्रिटिश शासकों को लगा कि भारत में इतने राजद्रोहात्मक कार्य हो रहे हैं कि उनकी जांच करना और उनको रोकने के लिए कुछ करना काफ़ी ज़रूरी है। अतः 10 दिसंबर 1917 को इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज रॉलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह कमेटी नियुक्त की गई। इसने विभिन्न राजद्रोहात्मक कामों की जांच कर भारत मंत्री के पास 15 अप्रैल 1918 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के कामों का वर्णन किया गया, उन्हें ब्रिटिश शासन के लिए खतरनाक बताया गया और उन्हें रोकने के लिए सुझाव दिए गए। इन्हीं सुझावों के आधार पर 18 मार्च 1919 को जो कानून पास किया गया वह रॉलेट एक्ट कहलाता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। कहीं कहीं 30 मार्च को और अधिकांश स्थानों पर 6 अप्रैल 1919 को शोक दिवस और हड़ताल का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल की हड़ताल काफ़ी अधिक सफल हुई और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर इससे काफ़ी क्रोधित हुआ।
9 अप्रैल को रामनवमी के त्यौहार के दिन हिंदुओं और मुसलमानों का सम्मिलित जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे। 10 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को मिलने के लिए अपने बंगले पर बुलाया, गिरफ्तार करवा दिया और अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इससे उत्तेजित होकर अमृतसर के नागरिकों ने जुलूस निकाला। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई गई और उत्तेजित जनता नगर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई अंग्रेजों की हत्या कर दी गई और कई सार्वजनिक भवनों को आग लगा दी गई। पंजाब में इन घटनाओं के ही क्रम में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़ी भारी सभा हुई। यह सभा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के निर्वासन के विरोध में बुलाई गई थी। इस सभा का समाचार पाते ही ब्रिटिश शासकों ने सारे अमृतसर शहर को जनरल डायर के हाथ में सौंप दिया। जनरल डायर ने सभा को गैरकानूनी घोषित कर दिया, परंतु सभा पर पाबंदी लगाने का नोटिस नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया गया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग की इस घटना के बारे में खुद ने जो वर्णन दिया है, उसके अनुसार उसने बताया कि 13 अप्रैल को सायंकाल 4 बजे पुलिस ने मुझे सूचित किया कि उपरोक्त स्थान पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। मैंने नाकेबंदी के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजी और 25 राइफलें 9वीं गुरखा और 54वीं सिख एफएफ के 25 राइफल टुकड़ी एवं 59 राइफल एफएफ को लेकर, जो सब मिलाकर 50 राइफलें होती थी, और 40 गोरखों को उनकी खोखरी सहित मैं जलियांवाला बाग में एक ऐसी सकरी गली से पहुंचा जिसके कारण हमें अपनी हथियार लैस कार को पीछे ही छोड़ना पड़ा। मैंने अनुभव किया कि मेरी सेना छोटी है और हिचकिचाहट में आक्रमण संभव है। मैंने तुरंत गोलियां चलाई और भीड़ को तितर बितर किया। मुझे लगा कि भीड़ के 200-300 लोग गोली से मारे गए। मेरे दल ने 1650 राउंड गोलियां चलाई। रूपर्ट फर्नी ने लिखा है कि जनरल डायर जब बाग से वापस लौटा तो वहां का दृश्य हिला देने वाला था। कम से कम 15,000 भारतीय या तो मारे गए थे या छोटे या बड़े घावों की कष्ट से करा रहे थे। इनमें बहुत से बच्चे थे। 20,000 से अधिक लोगों ने इस मौत के घेरे से निकलने की चेष्टा की थी। बाद के 2.5 घंटों में जब तक कर्फ्यू रहा, गलियों में भी ढूंढ कर उन्हें मार दिया गया था। जनरल डायर ने यह हत्याकांड बदले की भावना से किया, शांति स्थापना की दृष्टि से नहीं। इसका प्रमाण यह है कि बाद में जब वह हंटर कमेटी के सामने पेश हुआ तो एक सदस्य रैंकिन ने उससे पूछा कि जनरल, क्षमा करना, क्या यह आतंक का एक रूप नहीं था? जनरल डायर ने उत्तर दिया, नहीं, यह बड़ा भयानक कर्तव्य था जो मुझे पूरा करना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे गोलियां अच्छी तरह और खूब चलानी चाहिए ताकि मुझे तथा और किसी व्यक्ति को दोबारा गोली चलाने की आवश्यकता ना पड़े। सर माइकल ओडायर ने उसे तार द्वारा सूचित कर दिया, योर एक्शन करेक्ट, गवर्नर अप्रूव्स। इस प्रकार जलियांवाला बाग में जो ये हत्याकांड हुआ उसने भारतीयों को काफ़ी क्रोधित कर दिया था। इसके पश्चात पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि कर्नल ओ ब्रायन गुजरावाला का मार्शल लॉ अधिकारी था। उसने हंटर कमेटी के सामने प्रतिवेदन देते हुए कहा कि जहां भी उसने भीड़ को देखा उस पर उसने गोली चला दी। मेजर कर्बे ने हंटर कमेटी के सामने कहा, भीड़ भाग रही थी और उसे तितर बितर करने के लिए मैंने गोली चला दी। जब भीड़ तितर बितर हो रही थी तो मैंने गांव की तरफ मशीन गन चला दी। कुछ गोले मकानों को लगे। मैं निर्दोष और अपराधियों में कोई भेद नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने जिनका इस आंदोलन से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उन्हें भी हर्जाना देने के लिए बाध्य किया गया। 20,56,000 रुपये का हर्जाना लगाने का निश्चय किया गया, जिनमें से 1,43,000 रुपये पुलिस के लिए और शेष जिनकी हानि हुई थी उनके लिए था। मार्शल लॉ कानूनों के उल्लंघन के अपराध में 298 व्यक्तियों को मार्शल लॉ कमीशन के सामने पेश किया गया और इनमें से 218 को दंड दिया गया। जलियांवाला बाग और पंजाब में अन्य स्थानों पर किए गए अत्याचारों से ब्रिटिश शासन के प्रति जो घृणा की भावना थी वो और अधिक बढ़ने लगी। पंजाब की इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही थी उन पर रोक लगा दी गई, इसलिए थोड़े समय के लिए शेष भारत के लोगों को इन सब अत्याचारों के बारे में कुछ पता नहीं चला। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पंजाब के अत्याचारों की जांच कराने की मांग की।
सर रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार के इन अमानवीय कार्यों के विरुद्ध अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया और इसी प्रकार सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यपालिका की सदस्यता से इनकार कर दिया था। इस सब के कारण सरकार जलियांवाला बाग की दुर्घटना पर पर्दा डालने के कार्य में सफल नहीं हो पाई और इस कारण सरकार ने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर के अधीन एक जांच समिति बैठाई, जिसकी रिपोर्ट का प्रकाशन मार्च 1920 में हो पाया। रिपोर्ट में अपराध करने वालों को मुक्त करने का शर्मनाक प्रयास किया गया और उनका तिरस्कार भी नहीं किया गया। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का नायक ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे 12,000 पाउंड और एक तलवार भेंट भी दी। इस तरह यह वो घटना थी जिसने सरकार के ईमानदारी से कार्य करने के प्रति विश्वास को गांधी जी के मन से तिरोहित कर दिया और फलस्वरूप उन्हें असहयोगी बना दिया। इसके अतिरिक्त खिलाफत आंदोलन की भी असहयोग आंदोलन में बड़ी भूमिका रही। भारतीयों को साम्राज्य विरोधी इस आंदोलन में शामिल करने और मुसलमानों को ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध खड़ा करने में खिलाफत आंदोलन का बड़ा हाथ रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की का सुल्तान एक विशाल साम्राज्य का स्वामी ही नहीं था, वह दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक गुरु खलीफा भी था। महायुद्ध में तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया था और खलीफा सिर्फ एक छोटे राज्य का स्वामी रह गया था। तुर्की और खलीफा के साथ किए गए इस व्यवहार से दुनिया के सभी मुसलमानों में असंतोष फैला। अपने असंतोष को संगठित रूप देने के लिए स्थान स्थान पर खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। भारत में खिलाफत कमेटी की स्थापना 1919 में हुई और इसका उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। ऐसी स्थिति में गांधी मुसलमानों के समर्थन में जुटे, जिससे हिंदू मुसलमान दूरी में कमी आए। मई 1920 में गांधी के परामर्श पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने उनके असहयोग आंदोलन की योजना को अपना लिया। इन सब परिस्थितियों के अतिरिक्त आर्थिक कठिनाइयों ने भी जनता को संघर्ष के लिए उकसाया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। नगरों और कस्बों में रहने वाले मजदूर, दस्तकार, मध्यम वर्ग और निम्न मध्य वर्ग सभी परेशान थे। खाद्यान्नों की भी कमी थी, कीमतें आसमान छू रही थी, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही थी। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी यह क्रम समाप्त नहीं हुआ था। गाँवों में किसान और खेतीहर मजदूर सूखे, महामारी और प्लेग से जूझ रहे थे। इन महामारियों की चपेट में आकर हजारों लोग मर गए थे। इस तरह शहरों, गांवों और कस्बों में सभी जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग कसमसा रहे थे। विरोध की इस ऊर्जा को सही दिशा देने की ही जरूरत थी। 1917 में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल फैल गया और अनेक व्यक्ति भूख से मृत्यु के शिकार हो गए। सरकार ने जनता के दुख को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया, जिससे जन असंतोष बढ़ता ही गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने धारा 144 और 118 के द्वारा जनता का दमन करने का भी प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन की वैधानिक धारा को कुचलने के लिए सरकार ने प्रेस एक्ट, सेडिशन एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आदि दमनकारी कानूनों का आश्रय लिया और सरकार की दमनकारी नीति ने जनता में असंतोष और विद्रोह की लहर फैला दी थी। भारतीयों को असहयोग की ओर आकर्षित करने में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का भी सहयोग रहा। रूसी क्रांति से विश्व के पहले समाजवादी राज्य का उदय हुआ। इंग्लैंड ने भारतीयों से किए गए वादे तोड़ डाले थे, परंतु सोवियत संघ ने एक तरफा घोषणा करके एशिया से अपने साम्राज्यवादी अधिकारों का अंत कर दिया था। लेनिन ने अपनी उद्घोषणाओं द्वारा भूमि का भूमिहीनों में वितरण कर दिया था। रूसी क्रांति आम लोगों की शक्ति और साहस का परिचायक थी। सभी भारतीय वर्गों, निम्न, मध्यम और बुद्धिवादियों को इस समाजवादी क्रांति ने झकझोर दिया और उन्हें स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। इस प्रकार ये काफ़ी सारी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने गांधी जी को असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रेरित किया। जब उन्हें अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये का पूरी तरीके से ज्ञान हो गया तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए महात्मा गांधी के प्रयत्नों से कलकत्ता में सितंबर 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे।
इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के लोगों के पास अब इसके सिवाय और कोई चारा बाकी नहीं रहा कि वे महात्मा गांधी द्वारा बताए हुए प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को स्वीकार करें और तब तक चलाए जब तक ऊपर कहीं भी गलतियां ठीक ना हो जाए और स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इस प्रस्ताव में लिखी गई ऊपर की गलतियां यानी 3 मांगे जो थी वो खिलाफत के साथ की गई भूल स्वीकार की जाए, पंजाब के साथ की गई भूल सुधारी जाए और स्वराज स्थापित किया जाए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ और प्रचंड बहुमत से इसकी योजना को पुनः स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज का अर्थ है इसको संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार एक बड़े आंदोलन का आरंभ हुआ।